पिछले दिन हमने बता दिया कि जब ये क्या है जी, तुम लोग बताओ पहले। जैसे ये इलेक्ट्रोड है ना, जो इसको मान लेते हैं प्लस माने एनोड और माइनस माने कैथोड। ये हम पिछला दिन बता चुके हैं ये सब। तो इसमें अगर NaCl है ना, NaCl है, इसका मतलब Na प्लस और Cl माइनस है। ये जलीय है, ये NaCl जो है ना जलीय है, NaCl जलीय द्रव रूप में है NaCl, समझ गया। तो हमने ये बताया था पिछला दिन, एनोड कैसा प्लस ना, तो उस पे कौन जाएगा, माइनस वाला ना। इसमें है क्या क्या, Na प्लस है और Cl माइनस है, समझा। तो ये होगा, देखो एनोड पर क्या होगा, कौन जाएगा, Cl माइनस, एक इलेक्ट्रॉन ही त्याग दिया तो क्या बना, Cl बना ना। तो इसी को कहते हैं कि एनोड पर क्लोरीन मुक्त हुआ। क्या हुआ, पहले क्या था, क्लोरीन आयन था ना, एक इलेक्ट्रॉन। इसी को ऐसे भी लिखते हैं, तुम्हारे किताब में ऐसे मिल सकता है, Cl माइनस है ना, तो इस माइनस को इधर कर दो इलेक्ट्रॉन को, तो इधर क्या लिखेगा बोलो, तो Cl प्लस कितना इलेक्ट्रॉन लिखेगा ना। ऐसे मिल सकता है तुम्हारी किताब में, इस तरह से भी लिखा रहता है। सेम चीज है, इधर माइनस है, इसको इधर किया तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो एनोड पर क्या मुक्त होता है, क्लोरीन मुक्त होता है, NaCl के द्रव्य विलयन में नहीं। अब कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर कौन आएगा, कैथोड माइनस ना, इस पे आएगा प्लस वाला, तो इस पे क्या आएगा बोलो, Na प्लस ना। ये क्या करेगा, Na प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन कमी है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो क्या बन जाएगा बोलो, Na। तो कैथोड पर क्या मुक्त होता है, सोडियम नहीं, कैथोड पर क्या मुक्त होता है, सोडियम। अच्छा, इतना बात हम पिछले दिन बता चुके हैं नहीं। इसके साथ साथ एनोड पे देखो तो ऑक्सीकरण संख्या यहाँ क्या हुआ, -1 से कितना हुआ, 0, माना बढ़ा ऑक्सीकरण संख्या बढ़े, इसका मतलब होता है कि ऑक्सीकरण हुआ। तो इसका मतलब एनोड पर कैसा हुआ, एनोड पर हुआ ऑक्सीकरण ना, एनोड पर हो गया ऑक्सीकरण। और कैथोड पर क्या हुआ, ये बात समझ रहा है ना, कैथोड पर क्या हो गया, अवकरण हुआ। इतना ये पिछले दिन का है ये नहीं। अब हमको जो पढ़ना है, हमको क्या पढ़ना है जानते हो, फैराडे का विद्युत विच्छेदन नियम। अरे ये विद्युत विच्छेदन है ना, इसमें यहाँ हम नहीं लिखे, यहाँ बैटरी लगा हुआ, क्या लगा हुआ है, नहीं बताया था पिछले दिन, बैटरी लगा हुआ है, टूट जाना। तो यहाँ देखो ना, NaCl था ना, टूट गया Na प्लस में और Cl माइनस में। तो फैराडे का विद्युत विच्छेदन नियम हमको पढ़ाना है, ये पढ़ना है। तो विद्युत और क्या विच्छेदन, ये पिछले दिन में परिभाषा बताया था विद्युत विच्छेदन का नहीं। इसको समझने के लिए तुम अगर ये समझ लेते हो कि इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे इसको प्रभावित करता है जो मुक्त हुआ, जैसे एनोड पर क्या मुक्त हुआ, क्लोरीन, कैथोड पर क्या मुक्त हुआ, सोडियम मुक्त हुआ ना। अच्छा, इसमें यहां देखना है, इसको अगर देखोगे इसको, तो Cl माइनस एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा, कहां पर, Cl माइनस कहां छोड़ेगा, वो कहां जाना है, प्लस पर ना। Cl माइनस कहां पे छोड़ेगा, यहां छोड़ दिया, नहीं छोड़ दिया। तो वो इलेक्ट्रॉन जो छोड़ा उसको तो कोई ग्रहण किया ना, कौन ग्रहण किया, सोडियम। यहां देखो ना, सोडियम क्या किया, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया। तो एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से नहीं, जैसे क्लोरीन छोड़ दिया तो उसको किसने ग्रहण कर लिया, सोडियम ने ग्रहण कर लिया। तो एक इलेक्ट्रॉन से क्लोरीन भी मुक्त हो गया और सोडियम भी मुक्त हो गया, नहीं मुक्त हो गया। या तो हम क्लोरीन के पद में बात कर सकते हैं या फिर सोडियम के पद में। एक अगर Na मुक्त हुआ तो इसका मतलब एक Cl भी मुक्त हुआ, यहां देख रहा है कि नहीं। अगर ऐसा नहीं होता, यहां देखो, अगर हमारा CaCl2 होता, क्या होता, CaCl2 होता, तो अब की बार क्या होता, देखो तो Ca प्लस प्लस ना, अब प्लस कितना हो जाता है, 2Cl माइनस। तो अब की बार इससे ऐसे मुक्त होने से क्या होता, एगो Ca मुक्त होता ना, तो उसके साथ साथ दूगो क्लोरीन मुक्त हो जाता। नहीं, अरे दूगो Cl है ना, एक Cl एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा,
तो 2 Cl कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा? नहीं समझ रहा है। यहाँ देखो Cl माइनस है, 1 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग कर दिया तो क्या बन गया? Cl बन गया ना। बोलो 2 Cl है फिर 1 Cl, ऐसे देखो 1 इलेक्ट्रॉन फिर छोड़ा तो क्या बन गया? Cl ना। हमको कितना है? ये देखो 2 Cl माइनस है ना, तो -2 इलेक्ट्रॉन हुआ ना, तो कितना होगा? 2 Cl होगा ना। इसी को क्या लिखते हैं? Cl2 लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। तुमको ये याद रखना पड़ेगा कि ऐसे होगा। NaCl दोनों का संयोजकता एक ही एक है, इसलिए एगो Na तो एगो Cl। अब की बार CaCl2 में क्या देख रहा है? एगो Ca मुक्त होगा तो उसके साथ साथ कितना? 2 क्लोरीन मुक्त होगा ना। बोलो ना, एगो कैल्शियम होगा तो क्लोरीन क्या होगा? क्लोरीन का 2 परमाणु, 2 ना। बोलो समझ पा रहा है अभी तक कि नहीं? अगर समझने में कोई समस्या है तो कह सकते हो। अभी कोई दिक्कत? यहाँ अकेले था Na और Cl एक एक करके था, इसलिए एगो Na से एगो Cl हो गया। यहाँ Ca 2 संयोजकता वाला गया, Cl का एक होता है, तो इसलिए एगो Ca के मुक्त होने के साथ साथ 2 Cl मुक्त हो गया। अगर हम AlCl3 करें तब तो देखो एगो Al कितना Cl के साथ 3 के साथ ना, तो एगो Al को हमको मुक्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नहीं तो अच्छा देखो यहाँ एक बार फिर से समझते हैं, इसको मिटा दें। अभी हम समझ रहा है ना, इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ एक बार फिर देखो, Na को मुक्त करने के लिए हमको 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, नहीं चाहिए? Ca++ को मुक्त करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? बोलो तो 2 ना। बोलो ना, ये 2 सप्लाई कौन कर रहा है? 2 Cl माइनस, एगो Cl एगो Cl एगो, दोनों मिला के कितना? 2 इसको चाहिए तो ये क्या हो जाएगा? Ca मुक्त हो जाएगा ना। बोलो क्लोरीन को मुक्त होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अच्छा एल्युमिनियम कितना होता है? 3+ ना जी, तो इसको कितना चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन ना, तो कितना होगा? तब जाके एल्युमिनियम होगा। तो इसके साथ साथ AlCl3 में Al जब मुक्त होगा तो उसके साथ साथ कितना क्लोरीन मुक्त होगा? 3 क्लोरीन मुक्त होगा। नहीं, अब तुम साधारण भाषा में हमको जवाब देना कि देखो Na को मुक्त करने में, Na को कि Ca को कि Al को, किसको मुक्त करने में हमको ज्यादा इलेक्ट्रॉन देना पड़ रहा है? जैसे Na+ है, Ca++ है, हम नहीं लिखते हैं वो चीज, माने ये सब मुक्त करने का मतलब ये आयन के रूप में है, इसको तत्व के रूप में मुक्त कर देना है, परमाणु के रूप में मुक्त कर देना है। तो किसको मुक्त करने में ज्यादा इलेक्ट्रॉन खर्चा होगा? Al को। अरे यार इसमें 3 लगता है तो कितना है? तब Al हुआ। इसमें क्या को लगा? 2 को लगा तो ये हो गया Ca। इसमें 1 ही लगा तो ये हो गया Na। तो सबसे ज्यादा किस में है? एल्युमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन ना, सबसे कम सोडियम में। तो अच्छा इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ना है। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है ना, अरे आवेश होता है ना इलेक्ट्रॉन पे। 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम ना। बोलो तो देखो किस में ज्यादा चार्ज लग गया है? किस में? एल्युमिनियम में। तक ये नहीं कह सकते हैं हम कि अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग चार्ज देना पड़ेगा। जैसे एल्युमिनियम के लिए 3 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा 1 एल्युमिनियम के लिए, कैल्शियम के लिए 2 देना पड़ेगा और सोडियम के लिए 1। अगर देखो इसी तरह से Ag+ लेंगे तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा? बोलो 1 को ना, नहीं Ag मुक्त होगा नहीं। Cu++ लेंगे, बोलो कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा? 2 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा ना। Fe3+ लेंगे, कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा? Fe3+ में 3 इलेक्ट्रॉन ना। बात समझ रहा है? सब के लिए क्या होगा? ये अलग अलग होगा, नहीं होगा? बोलो। तो फैराडे का विद्युत विच्छेदन नियम, फैराडे का विद्युत विच्छेदन नियम इंग्लिश में लिखते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, प्रयोगों के आधार पर फैराडे ने
विद्युत अपघटन के संबंध में नियम दिया। क्या दिया? नियम दिया जिसे फैराडे का विद्युत विच्छेदन या विद्युत अपघटन नियम का विद्युत अपघटन नियम कहा जाता है। अपघटन नियम कहा जाता है। फैराडे के विद्युत अपघटन के दो नियम हैं। फैराडे के विद्युत अपघटन के दो नियम हैं। पहला नियम फर्स्ट लॉ, विद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। यहां देखो जी, विद्युत अपघटन में अभी हम बता दिए थे कि चाहे वो एनोड हो चाहे कैथोड हो, दोनों पे मुक्त होगा पदार्थ। तो विद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड माने कौन, प्रत्येक माने कौन, इसका क्या मतलब कि एनोड या कैथोड, प्रत्येक इलेक्ट्रोड में मुक्त होने वाले पदार्थ, मुक्त होने वाले पदार्थ समझ रहा है ना, सोडियम या क्लोरीन जो मुक्त हो रहा है, पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। विलयन में प्रवाहित आवेश अभी बता दिया था, एक इलेक्ट्रॉन आए, दो इलेक्ट्रॉन आए, तीन इलेक्ट्रॉन आए, उस तरह से होगा नहीं। विलयन में प्रवाहित आवेश क्या होता है? समानुपाती होता है। यही क्या है? फैराडे के विद्युत अपघटन का पहला नियम है। माना विलयन में आई धारा, विलयन में आई धारा T समय तक प्रवाहित होती है, T समय तक प्रवाहित होती है, जिससे इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले, इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान m है। कितना है? तो देखो आई धारा चला कितना समय तक? T समय तक। यहां देखो तो आवेश कैसे निकलता है, तुम लोग 10वां में पढ़ते हो, आई बराबर कितना, Q/T पढ़ते हो, तो Q बराबर कितना लिखेगा? IT ने जी, बोलो ना, यही ना आवेश हुआ है। तो अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि देखो m समानुपाती कौन चीज होगा? Q ने जी, है। Q के बदले क्या लिख देगा? IT ना। तो m समानुपाती क्या हो गया? IT नहीं हुआ। समानुपाती हटाएगा, एक कांस्टेंट लगाएगा, तो कांस्टेंट Z लगाते हैं। कितना? ZCT। ठीक है। यहाँ Z एक समानुपातिक, ओ हो IT होगा, CT नहीं होगा, क्या होगा? IT होगा। नहीं, यहाँ Z एक लगा सकते हैं कोनो, लेकिन सब जो लगाता है वही नहीं लगाना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे लिख देंगे Y, कोई बुझबे नहीं करेगा Y का मतलब। हम चाहे तो Y लिख करके लिख देंगे कि Y एक समानुपातिक नियतांक है, जैसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, ये लिख देंगे। लेकिन हर जगह क्या यूज करता है? J। जैसे न्यूटन के लिए क्या लिख रहा है? N ना। उसी तरह से जनरली प्रयोग के लिए, जैसे कार्य के लिए कौन संकेत है? W। नहीं समझे? तो उसी तरह से विद्युत रासायनिक तुल्यांक के लिए क्या संकेत यूज करते हैं? Z। यहाँ Z एक समानुपातिक नियतांक है, जिसे
विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और शॉर्ट में कहते हैं ECE कहा जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ECE कहा जाता है। कोई दिक्कत? अरे जेड है कांस्टेंट, उसको क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहा जाता है। बस खत्म है। ये लिखो, इतना और है थोड़ा। विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। यहां देखो M बराबर कितना है जी? ZIT ना, बोलो ZIT। यहां देखो जब I बराबर 1 नहीं 1 एम्पियर कर देते हैं, T बराबर कितना कर दिया? 1 सेकेंड कर दिया, ठीक है। T बराबर कितना कर दिया? 1 सेकेंड कर दिया। नहीं तो यहां देखो 1 रहना चाहिए, हमको 1 करेंगे तो M बराबर कितना होगा बोलो तो? ZCT है, ZIT है ना, तो ZIT से तो Z बराबर 1, I बराबर Z बराबर 1 कहाँ से? Z कहाँ दिया? I दिया है। I 1 और कितना? T भी 1 ना, तो M बराबर कितना होगा? Z इंटू 1 इंटू Z ना हो गया, बोलो ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि किसी विद्युत अपघट के विलयन में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है ना, बोलो ना। 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पे इलेक्ट्रोड पे जो पदार्थ मुक्त होता है वही तो M है। M क्या है? इलेक्ट्रोड मुक्त होने वाला पदार्थ, तो वही उसका क्या कहलाता है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। Z तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है ना, Z क्या है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। तो I बराबर 1 T बराबर 1 करने से M बराबर कितना हो जाता है? Z ना। तो इसका मतलब कि 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। किसी पदार्थ के विलयन से 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने से इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उसका क्या कहलाता है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। देखो इसको ऐसे भी कह सकते हो, अरे 1 एम्पियर 1 सेकेंड तक चला, इसका मतलब यहां देखो ना Q कितना होगा? 1 कूलम ने हुआ। यहां देखो I बराबर 1 एम्पियर नहीं, T बराबर कितना? 1 सेकेंड ना, तो Q बराबर कितना होता है? I इंटू T होता है ना, अभी लिखा था। Q बराबर कितना होता है? IT। I का मतलब कितना? 1 एम्पियर ना, इसका T का 1 सेकेंड ना, तो एम्पियर का मतलब होता है कूलम प्रति सेकेंड। एम्पियर का क्या मात्रक होता है? ये सेकेंड है, ये है, तो सेकेंड कैसे होगा? क्या कूलम ने हो गया? Q बराबर 1 कूलम। तो ये भी कह सकता है किसी पदार्थ के विलयन से 1 कूलम आवेश प्रवाहित करने पर 1 एम्पियर 1 सेकेंड का मतलब हुआ कितना आवेश गया होगा उस समय तक? 1 कूलम। नहीं कह सकता है। तो किसी पदार्थ के विलयन से, किसी पदार्थ के विलयन से 1 कूलम आवेश प्रवाहित करने पर, 1 कूलम आवेश प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान, इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले
पदार्थ का द्रव्यमान उस पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। कोई समस्या है? इतना तक में कोई समस्या नहीं ना है?